एक उपहार बॉक्स में क्या गो छल्ला है, 10 गो छल्ला। कह रहा है कि पहला 4 का जो औसत है ना वो दिया हुआ है कितना, 45। कितना दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है आपको 45, और बाकी जो 6 रिंग बचता है उसका औसत आपको दिया हुआ है कितना, 46। कह रहा है कि कुल छल्लों का औसत, कुल छल्लों का औसत पूछ रहा है, अर्थात 10 छल्लों का औसत पूछ रहा है। औसत का माने क्या होता है हम बताए हैं आप लोगों को। औसत का माने होता है औसत बराबर कुल बटे संख्या, औसत बराबर कुल योग बटे संख्या। कुल योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 और 46, 4 है उसका औसत 45 है, और यहाँ 6 है उसका औसत 46 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल योग आ गया। टोटल संख्या कितना, यही ना 4 और 6 है, टोटल यही है 10। अब 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 हो गया। 46 को 6 से गुना करिए तो आप कहिएगा 240, 240, 36, 276 बटे 10। अब देखिए 0 और 6 को जोड़िए और फिर 27, 8, 35, 10, 45। अब आप इसमें 10 से भाग करिए, आपका आंसर आ जाता है 45.6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी है, वो जो है पाया कि कुल उत्पाद का 11% दोषपूर्ण है। मतलब इसमें जो 11% जो होता है वो फॉल्ट आ गया, इसमें फॉल्ट आ गया, तो बचा कितना, इधर 89%। ये सही है, ये गलत है, ये आपका सही बल्ब बना। कह रहे कि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, अर्थात ये जो है गैर दोषपूर्ण मतलब क्या, दोष नहीं वाला, दोष नहीं वाला यानी बढ़िया वाला, इसका संख्या कितना का है, तो 1731 कह रहा है। कह रहे कि दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, अर्थात ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल समझे कि नहीं समझे, फिर से एक बार समझ लीजिए। 11% जो है वो दोषपूर्ण था, अर्थात वो काम का नहीं था, तब बचा कितना, 89% ना जो काम का था। कह रहा है कि जो काम का था ना जो बल्ब, वो है कितना, 1731 यानी 7031। कह रहा है कि दोषपूर्ण बल्ब कितना था, यानी 11 पूछ रहा है। अब जरा सोचिए, हम आपको बतलाए हुए हैं कि नहीं बतलाए हुए हैं। 89 कलम का दाम कितना है, 1731, ठीक है। तो एक कलम का दाम कम होगा कि बेसी होगा, कम हो जाएगा, देख रहे हैं, कम हो गया। हमको पूछा है कि बताइए 11 गो कलम का दाम, बताए तो 11 गो कलम का दाम कम होगा कि बेसी होगा, आप कहिएगा बेसी होगा। बेसी करने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको करना है इस सवाल को, यहाँ से आप चाहें तो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से चाहें तो आप जो आपका जो है यहाँ ऑप्शन जो है 11 का ए होगा, ये 87 का ए नंबर होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग जो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाए हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाए हैं। देखिए यहाँ आप कैलकुलेशन कितना हार्ड हो जाता है, लेकिन 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लिए, आपका आंसर आ गया। 87 का कौन सा होगा, 87 का ए, आंसर मिलाते जाना है। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर का सवाल। 88 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 5 शाखा है, दिख रहा है क्वेश्चन, 5 शाखा है जिसमें कि C1, C2, C3, C4, C5 ये शाखा हुआ। जो आपको कम काला वाला दिख रहा है ना वो 2010 का है, और ज़्यादा काला वाला जो दिख रहा है वो 2011 का है, ठीक है। 2010 में C1 कंपनी जो है कितना उत्पादन कर रहा है, 66, और 2011 में कितना कर रहा है, 76। C2 2010 में कितना कर रहा है, 78, और 2011 में कितना कर रहा है, 92। अब सवाल को देखिए क्या कह रहा है, दोनों वर्षों के लिए शाखा C4 कहाँ है, दिख रहा है। शाखा C4 में देखिए तो ये शाखा C4 में देखिए तो 2010 में कितना ले रहा है, 67, और 2011 में कितना ले रहा है, 88, यही ना है। दोनों वर्षों के लिए शाखा C4 की कुल बिक्री के लिए और उसके बाद दोनों वर्षों का शाखा C2 का दोनों को जोड़ दीजिए, 78 और 92 को जोड़ दीजिए। कह रहा है कि इसका अनुपात बताइए क्या होगा। 8, 7, 15 के 5 बाकी 1, 9, 6, 15 के 5, ये अनुपात हो गया। इसको आप जोड़िएगा 160, 170। अब इसको काटिएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 से काटिएगा इसको, 5 तिया 15, 2,
5 के 20, कितना आंसर आ गया 31:34, 31:34। कितना आंसर आ गया इसका? ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा? डी, 88 का आपका डी ऑप्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कहा था C4 C5, C4 ये हो गया और C2 ये हो गया, दोनों वर्ष यानी 2010 2011, 2010 2011। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 89 नंबर। 89 नंबर के सवाल को देख लीजिए। कुछ भी नहीं है, आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल था। बनाए थे कि नहीं बनाए थे आप लोग? नहीं बनाए थे? बहुत ही आसान सवाल है, बनाना चाहिए था। देखिए औसत गति पूछा है। क्या पूछा है? औसत गति। हम बताए हैं औसत का माने क्या होता है, पहले बताइए। गति, चाल, चाल क्या? दूरी बटे समय। क्या होता है? गति बोले या चाल बोले, दूरी बटे समय होता है। तो एक चाल तो है नहीं और एक दूरी तो है नहीं, इसलिए औसत गति जब कहिएगा तो कहिएगा कुल दूरी बटे में कुल समय, यही ना होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब मान लीजिए कि आपका जो है एक व्यक्ति मानव के साथ एक समत्रिभुज त्रिकोणीय क्षेत्र की यात्रा करता है। समत्रिभुज त्रिकोणीय अर्थात इस तरह का आकृति है, ठीक है, इस तरह का आकृति। मान लीजिए ये आपका 150 किलोमीटर है, ये आपका 150 किलोमीटर है, ये आपका 150 किलोमीटर है। बराबर त्रिभुज ना कह रहा था, समभुज त्रिकोणीय क्षेत्र कह रहा है, तो बराबर होना चाहिए। देखिए अब सवाल है कि हम 150 काहे लिए, तब 25, 75, 150 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 150, इसीलिए हम लोग 150 लिए। कुल दूरी कह रहा था, चलिए कुल दूरी ले लीजिए। 150 प्लस में 150 प्लस में 150 कुल दूरी हो गया। अब कुल समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो इसको कितना में तय किया गया है? इसको 25 के स्पीड से तय किया गया है। इसको कितना के स्पीड से तय किया गया? 75 के स्पीड से तय किया है। इसको कितना के स्पीड से तय किया गया? 150 के स्पीड से तय किया है। हमको समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 150 और चाल कितना है? 25। फिर इसके लिए देखिए दूरी कितना है? 150, चाल कितना है? 75। फिर इसके लिए देखिए दूरी कितना है? 150, चाल कितना है? 150। कोई दिक्कत? 150 यानी कि 450। कोई दिक्कत? 25 इसको भाग कर दिया, 25 छके 150, 75 दूनी 150, 150 एक बार में 450, फिर 4 6 2 8 1 9, 9 से इसमें भाग करिएगा, 9 5 45, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 89 का कौन सा होगा आपका आंसर? 89 का हो जाएगा आपका डी। कोई दिक्कत? आंसर मिलते जा रहा है ना, देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। देखिए ऐसे सवाल को आप लोग दूसरा ट्रिक से भी बना सकते थे, ऐसे सवाल को आप ट्रिक से भी बना सकते थे। वो ट्रिक बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ता है। वो ट्रिक ये है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस में zx। अर्थात यहीं पर आपको क्या करना है कि जितना सब का चाल है ना उसको ले लीजिए, ठीक है ना। 3 गुना पहला चाल कितना? पहला चाल कितना है? 25 से ना है, 25 से पहला चाल। दूसरा का कितना है? 75। तीसरा का कितना है? 150। अब देखिए एक्स वाई यानी कि 25 75 को गुना करिएगा, 25 75 गुना, दूसरा जो 75 150 गुना करिएगा, 75 गुना 150 करिएगा। तीसरा जो है क्या करिएगा? 150 और 25 को गुना करिएगा। अब बताइए इतना सारा कैलकुलेशन करना आसान आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो ये आपको सही लग रहा है? बताइए, ये वही सवाल है। देखिए कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल हो गया। अब वही देखिए तो ये कितना आसान हो गया। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या करना है, तो अलग अलग चाल दिया हुआ रहेगा, अलग अलग चाल दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसी को हम लोग दूरी मान लेंगे। समत्रिभुज यानी कि बराबर, जितना 150 तो 150 150 सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। 90 नंबर सवाल देखिए, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि दोगुनी हो जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में एगो सूत्र होता है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R% पर पावर T। सूत्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, अर्थात मूलधन था P और ये कितना हो गया? 2 गुना हो गया। कितने वर्ष में कह रहा है? तो 3 वर्ष में कह रहा है। P को P से काटिए तो आपको मिलेगा 2 बराबर 1 प्लस R% पर पावर क्यूब, ठीक। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में यह 2048 गुना हो जाएगा। फिर से वही बात कर रहा है, उसी सूत्र के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि कितने वर्षों में
ये जो है कितना गुना हो जाएगा 2048 इतना गुना हो जाएगा। कह रहा है कि कितने वर्ष में, टी पूछ रहा है, पी से पी को काटिए और 248 को देखिए, तो क्या आप इसको 1024 गुना 2 नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अब देखिए 1024 को क्या 2 पर पावर 10 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं क्या? गुना याद रखिएगा 2 पावर 10 कितना होता है 1024। ये जनरल बात है, ये आपको बताए होंगे। अब देखिए 10 है यहाँ 11 है, क्या आप 2 पावर 11 टोटल बोल दीजिएगा? हैं? दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए 2 का माने कितना, 2 का माने देखिए 2 का माने कितना 1 प्लस r% पर पावर 3 है कि नहीं है? तो 2 के जगह पर आप लिखिए 1 प्लस, जगह नहीं बन रहा है यहाँ से देखिए 2 के जगह पर आप उस बात को लिखिए। कौन सा बात को लिखिएगा? 1 प्लस r% पर पावर 3। ये तो आप 2 ना लिखें, 11 को नहीं लिखें अभी, 11 एकड़ माथा पर चल जाएगा बराबर 1 प्लस r% पर पावर t। आपको पता होना चाहिए जब 2 पावर आपस में ब्रैकेट में रहे, जब 2 पावर आपस में ब्रैकेट में न जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। फिर इससे हम लोग ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस r%। अब देखिए 11 तिया कितना होता है 33। अब उसके बाद ये 1 प्लस r% पर पावर t। थोड़ा सा लंबा लग गया, इसलिए ये लंबा जा रहा है क्योंकि आप लोगों को समझाना भी है, इसीलिए। देखिए ये दोनों बराबरे हैं ना, तो ऊपर का ये दोनों बराबर ना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा टाइम बराबर कितना 33 वर्ष। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए सवाल को इतना लंबा चौड़ा बनाया नहीं जाता, आप लोगों को समझाने के लिए केवल लिखे हुए हैं, नहीं तो हम 2 लाइन में सब सवाल को बनाते हैं। 91 नंबर का सवाल देख लीजिए, 91 नंबर का सवाल देख लीजिए। इसमें C1 C3 C5 में एक साथ कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है C1 C3 C5। इसमें कह रहा है कि C1 भी ले लीजिए, C3 भी ले लीजिए और C5 भी ले लीजिए। C1 का दोनों लीजिए, अर्थात 66 प्लस 76। अब देखिए एग्जाम हॉल में कभी भी इसको अलग अलग तरीके से लिखिए, सीधे जोड़ दीजिए, इतना नहीं लिखिए, यहीं पर जोड़ दीजिए 130 136 142 प्लस में C3 का लीजिए तो 86 प्लस 78 है ना, 86 प्लस 78 150 158 और 164 150 158 158 6 164। अब C5 को देख लीजिए 140 148 फिर 151, सबको जोड़ दीजिए 4 1 5 2 7 5 6 11 6 5 11 4 15 5 बाकी 1 2 3 4। कितना आंसर आ गया 457। कितना आंसर आ गया 457। आप कहिएगा 91 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए 92 नंबर का सवाल देखिए, 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 92 में 864 यही है ना, 864 भागा 3/4 है। उसके बाद क्या है बड़ी ब्रैकेट शुरू 16/15। ये सवाल बना था कि नहीं बना था? -2/, नहीं बना था कि रे? अब बेदा पढ़ता लिखता नहीं तुम सब, यह सब नंबर इसी सब के वजह से तो तुम सब अगवा जाता है। काहे अगवाता है? तुम पढ़ता है ढेरी, लेकिन इस सब सवाल को तुम छोड़ देता है। ये सब सवाल कुछ है इस सब में, छोड़ देता है तो तुमसे अगवे नहीं करेगा। गजब काम करता है तुम लोग, नाम वो घिना देता है कि कंटिन्यू वाला विद्यार्थी है कोई विद्यार्थी। देखिए 864 सबसे पहले आपको पता होगा ब्रैकेट का काम सबसे पहले हम लोग करते हैं। 864 भागा जो है उसके बाद 3/4। अब देखिए 16/15 लिखिए -2/3 लिखिए। अब यहाँ कट सकता है 4 एकम 4 कटिए, 4 चौके 16, 3 एकम 3 काटिए, 3 पचे 15 काटिए। अब देखिए 864 तो नहीं, हम लंबा करें आप लोगों को समझाने के लिए केवल, ठीक है ना। 4/5 हो जाएगा, 4 गुना 1 4 ना होगा, 5 गुना 1 5 ना होगा, -2/3। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर कि जब कभी दोनों में कोई कॉमन ना हो, 5 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है, डायरेक्ट इसको गुना करिए। 4 तिया कितना होता है 12, यही दोनों गुना करिए, 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाइए कितना होता है 2, और ये 5 तिया 15।
अब देखिए ये भाग है, आपको पता होगा भाग जब गुना में बदलता है तो ये उलट जाता है, पता है कि नहीं पता है? पता है। 2 एकम 2 काटिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 15 से इसको गुना करिए। देखिए 15 से गुना करने का तरीका समझिए, ये नहीं कि अलग अलग गुना करिएगा 432 गुना 15 ना, 15 दूनी 30 के 0 बाकी 3, 15 तिया 45, 3 48 के 8 बाकी 4, 15 चौके 60, 4 64। कितना आंसर आ गया? 6480। कितना आ गया? 6480। ऑप्शन नंबर सी। नहीं आ रहा समझ में? देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें आप लोगों को बताए हुए हैं कि शीला सामान्य गति की 13/14 गति से चलती है और सामान्य समय से 8 मिनट अधिक समय लेती है। हम आपको बताए थे इसमें जब कोई भी वस्तु x/y चाल से चलकर t मिनट के अंतर पर चले, क्वेश्चन कहाँ भाग गया रे ये लड़का, t मिनट के अंतर से चले, यहाँ के कितना मिनट के अंतर से चल रहा है? 8 मिनट के अंतर से चल रहा है, तब सामान्य समय निकालने का समय तरीका ट्रिक बताए हुए x/x - y गुना t। x का माने कितना है यहाँ पर? 13, x - y यानी दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, ये नहीं कि बड़का में से छोटका में से बड़का को ना, बड़के में से छोटका घटाया जाता है जब भी। और टाइम कितना है? 8 मिनट, ये है ना। 13 को 13 दी 14 में से 1 गया, 13 8, 13 8 कितना होता है? 104 मिनट। आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया सी नंबर, यानी कि 93 का सी। सवाल कुछ भी नहीं है, ये सब सवाल आपको मुफ्त का क्वेश्चन है। इसमें बस इतना याद रखिए कि जब कोई भी वस्तु अपने सामान्य चाल की x/y पर चलकर t मिनट के अंतर पर किसी दूरी को तय करता है, ऐसी स्थिति में सामान्य चाल से चलने पर जो समय लिया जाएगा वो बताइए। तो x/x - y गुना t, याद रहेगा, लिखा हुआ चीज़ है, कोई नया बात थोड़ी है। देखिए फिर 94 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 1/16। ये सवाल बच्चों को सुने होंगे पढ़ते, 5/5/5, बताओ कितना होता है? वही चीज़ है, x/1/16 भागा 1/16 भागा 1/16 भागा 1/16। और है क्या? 5 गो है, 3 2, अरे हम जगह लिख दिए, 3 2 5। अब आपको पता होगा कि सबसे पहले जैसे ही भाग देखें तो इसको उलट दीजिए, ऐसे लिखिए, इसको उलट दीजिए गुना में बदलने के लिए। इसको जैसे गुना बदलेगा ये उलट जाएगा, जैसे ही गुना में बदलेगा ये उलट जाएगा, कोई दिक्कत? 16 से एक बार में काटिए, क्या बचता है? 16 गुना 16 गुना 16। आपको पता होना चाहिए इसका क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब कितना होता है, नहीं बताए हुए हैं? 4096। कितना होता है? 4096। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ये सब चीज़ बहुत बढ़िया से बता दिया गया है, स्क्वायर क्यूब सब एकदम रट लीजिए, रट करके मुंह पर याद रखिए, उसको भूलने वाला कोनो बातें नहीं है, उसको भूल जाएगा तो बस खेल खत्म। अब देखिए 95 नंबर का सवाल क्या कर रहा है? 95 नंबर देखिए, 95 नंबर, 2 क्रमिक वर्ष, सबको पता है क्रमिक वर्ष आपको दिख रहा है, 2010-11 के लिए एक प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाओं C1 C2 से पुस्तकों की बिक्री, ठीक है। कह रहे कि वर्ष 2010 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री क्या है, ये ना पूछ रहा है। 2010 के लिए औसत बिक्री पूछ रहा है। तो औसत का माने हम बताए हैं योग बटे संख्या, औसत का माने यही ना होता है, क्या होता है? योग बटे संख्या। औसत का माने क्या होता है? योग बटे संख्या। 2010 के लिए पूछा है, 2010 कहाँ है? ए में देखिए, C1 का देखिए 66, C2 का देखिए 78, C3 का देखिए 86, फिर देखिए 67, फिर देखिए 83। टोटल संख्या कितना? योग हो या टोटल? प्लस 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 योग है ये संख्या, 1 2 3 4 5 से भाग कर दीजिए। अब सबको जोड़िए, 8 6 14 20 27 30, 3 बाकी 11 17 25 32 6 38/5। अब इसको करने के लिए हम आपको बताए हुए हैं 5 से भाग करिएगा, 2 38 दूनी 76, यही आपका आंसर आ गया। 76 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। हमको आंसर नहीं रटल है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन यदि आपका बढ़िया है तो मार दीजिएगा खटाक सुना, सेकंड में उड़ा दीजिएगा। 76 नंबर ये इसका आंसर हो गया, डी नंबर। देखिए आगे देखिए, आपका 97 नंबर का सवाल है, 97 नंबर सवाल, जिसमें क्या कह रहा है? √24.01 प्लस में फिर है 90.25 प्लस में 9.5। ये भी सवाल बना था कि नहीं बना था तुमसे? देखिए हम आपको कितना बार बोले हैं कि स्क्वायर सब याद करके रखिए, छोटा छोटा गलती करिएगा तो फिर
आपसे एगो क्या सभ्य विद्यार्थी अगवा जाएगा, नहीं पढ़ने वाला पढ़ नहीं वाला। देख लीजिए 2401। अब ऐसे समझिए कि ऐसे समझिए आप कि 24.01 इसका दशमलव उड़ाइएगा ना, क्या कुछ सुना नीचे में 2 फिर यहाँ देखिए इसका दशमलव आप उड़ाइए, दशमलव उड़ाइए तो क्या आपको लगता है नीचे में 2 शून्य आ जाएगा, प्लस में 9.5। अब देखिए इस शून्य का जोड़ी लग रहा है कि नहीं जोड़ी लग रहा है, शून्य का यदि जोड़ी लग रहा है तो ये बाहर चल आएगा। अब सवाल है 2401 इसका वर्गमूल कितना होता है, आपके मन में आएगा कि कैसे निकालें कैसे निकालें। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए। देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहिएगा 2500। उसके बाद 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। याद नहीं है स्क्वायर, हम बोले हैं आपको 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। यदि याद रहता तो 1 नंबर और बढ़ता कि नहीं बढ़ता आपको। 2401 का स्क्वायर कितना होता है 49। 2401 जो है किसका वर्गमूल है 49, यानी कि 2401 जो है ये निकलेगा कैसे 49 से। अब देखो 90-25 इसका कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि आपको 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, अर्थात ये 8100 को पार कर गया, 8100 को पार गया। अब मान लीजिए 95 का स्क्वायर कर लेते हैं, हम आपको बताएं इसका तरीका। 5 का स्क्वायर 25, 9 को 1 बढ़ाइए 10, 10 9 90। देखिए 90-25 का वर्गमूल कितना होगा 95। क्या आप इसको 95 लिख सकते हैं, बटे में 2 जोड़ा लग गया ना, 1 जोड़ा निकाल लीजिएगा ना 10 प्लस में 9.5। अब देखिए 4.9 कह दीजिएगा सही से, प्लस इसको आप 9.5 कह दीजिएगा, प्लस इसको 9.5 कहिए। फिर देखिए 9 9 18 आधा आधा जुड़ गया तो 19 हो जाएगा। 9 9 18 आधा आधा जुड़ गया तो 19 ना होगा 19। यहाँ देखिए 4.9, 19 4 कितना होता है 23, 23.9। आपका आंसर कितना आ गया 23.9। आंसर को ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। ये सब सवाल कुछ नहीं था, मुफ्त का सवाल था, ऐसा सब सवाल नहीं बनाइएगा तो रेस से सीधे बाहर हो जाइएगा। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि उन 2 नंबरों के उत्पाद का पता लगाइए कि जिनका एलसीएम 120 है, एचसीएफ कितना है 1380 13 है। देखिए ऐसे सवाल में हमको बताएं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। बताएं कि नहीं बताएं। 98 नंबर में 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, बताएं ये चीज़ दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। अब देखिए यहाँ पर यही ना पूछा था, एलसीएम हमको कितना बढ़िया से दे दिया गया, लो एलसीएम दे देते हैं तुमको कितना 120, एचसीएफ तुमको दे देते हैं कितना 13। कहा कि बताओ तो इन दोनों का गुणनफल कितना है। अरे इन दोनों का गुणनफल क्या, जितना तुम दोनों का उतना है इन दोनों का भी होगा, क्या समझे। अब इसको गुना करिए, 0 का 0, 13 दूनी 26 के 6, बाकी 2, 13 एकम 13, 13 2 15, 1560। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। बना था ये सवाल आपसे ना, झूठे बोल रहा है। ठीक है 99 का सवाल देख लीजिए। 99 का 1 गिलास पीस का कुल क्षेत्रफल जो है 1024 है, ठीक है। अब देखिए 1025 का हम आपको बताए हैं स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 10 कितना है 1024 है ना, 1024 किसका स्क्वायर होता था आपको याद होना चाहिए 32 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर। अब देखिए जिसे एक मेज के शीर्ष पर रखा गया, ऐसे समझ लीजिए कि कोई एगो मेज है, ठीक है, और इस पर जो है एक ग्लास का स्क्वायर ग्लास मतलब वर्गाकार ग्लास है, वर्गाकार कोई ग्लास है, ये रखा हुआ है 1024 है। तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, देखिए अब तुरंत आ गया ये 32 होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा निकालना है तो उस पर रूट लगा दीजिए। तो 1024 पर रूट लगाएंगे तो हमको ये ना मिलेगा 32 ना मिलेगा। 1024 पर यदि हम लोग रूट लगाए तो हमको 32 ना मिलेगा, अर्थात ये भुजा आ गया। भुजा कितना आ गया 32। क्या पूछ रहा है कि मेज़ के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई, मेज़ के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच की लंबाई कितना है यहाँ 9 मीटर। ये यहाँ से यहाँ कितना है 9 मीटर। हमसे क्या पूछा है तालिका की लंबाई बताइए, ये ना पूछ रहा है तालिका की सेंटीमीटर दिया हुआ ना, ठीक है सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्या सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका चौड़ाई पूछ रहा है। अब देखो 32 ये हो गया, 9 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 32 प्लस में 9 इधर और 9 इधर, 9 9 18, 32 में 18 जोड़िए कितना होता है 50। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 99 का। समझ में आया कि नहीं आया। एक वर्गाकार एक कोई जो है आपका मेज है, ठीक है,
इसके ऊपर एक स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर मतलब वर्ग रखा हुआ है, वर्गाकार ग्लास पीस रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ 1024 यदि उसका क्षेत्रफल है तो आप भुजा निकाल सकते हैं, कितना 32 सेंटीमीटर निकले। अब ये कह रहे हैं कि मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई जो है कितना है 9 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं कि तालिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद है आपका 100 नंबर का सवाल। 100 नंबर के सवाल में क्या कह रहा था, एक बॉक्स में 8:7:6 के अनुपात में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, यानी कि एगो जो है आपका पुराने सिक्के का मूल्य, ठीक है। देखिए 8:7:6 के अनुपात में सिक्कों की संख्या है, तो कह सकते हैं ये 8x है, ये 7x है, ये 6x है। कह रहा है कि इसका जो एगो का मूल्य है ना ये 1 रुपया है, इसका कितना मूल्य है बोलो 5 रुपया, एक बाद इसका कितना है 10 रुपया। अब सोचिए 10 गो 1 टकिया कितना हो जाएगा कीमत 10 रुपया। कहेंगे 10 गो 5 टकिया 5 रुपया वाला 10 गो सिक्का कितना हो जाएगा, गुना कर रहे हैं तो वही कम यहाँ भी करेंगे। 8x को 1 से गुना करेंगे, 7 को 5 से गुना, 7 5 35 x, 10 6 60 x। कुल मूल्य कितना है, कहेंगे 1133। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 5 5 8 8 13 13 के 3 बाकी 1 7 3 10 103। x भी साथ में न रहेगा, x को छोड़ दीजिएगा क्या 1133। अब यहाँ से आप 1133 में भाग लगा दीजिएगा, 103 से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे भाग लगाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है आपको लगाना ही पड़ेगा 1133 एक बार में 103 0 1 फिर ख़त्म 3 लीजिए, 11 बार में लग गया, एक बार में 1 ये 11 कितना आ गया 11। क्या पूछ रहा था हमसे, सिक्कों की तो सिक्कों के मूल्यों की संख्या 5 रुपये अच्छा क्या पूछ रहा है सवाल मेरे, सिक्कों के मूल्य की संख्या रुपया 5। हमको लग रहा है कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x कितना आया 11, तो यहाँ से बताइए 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा, x की जगह पर 11 रख दीजिए, 7 गुना 11 कितना आ जाता है 77। जिस तरह से सवाल कह रहा है उस हिसाब से तो आपका आंसर सी होना चाहिए। सी है क्या, देखिए तो सवाल को थोड़ा सा भाषा को जो उठपटांग कर दिया है हिंदी में, और कभी कभी लिखने वाला भी छापने वाला भी उठपटांग तरह से कर देता है। याद रखिएगा यहाँ पर टोटल मूल्य दिया हुआ था 1133, उसमें एगो 1 टकिया दिया था 8x, 5 टकिया दिया था 7x, 10 टकिया दिया था 6x, गुना कर दिए मूल्य आ गया, गुना कर दिए इतना आ गया, गुना कर दिए इतना आ गया, टोटल x जो हमको 11 आया। और हमसे पूछा था 5 टकिया वाला सिक्का का संख्या बताइए, 5 टकिया वाला सिक्का का संख्या कितना है 7x, x 11 11 7 77, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 101 नंबर सवाल बना था आपसे, नहीं बनाइएगा, कहिएगा कि ये सब सवाल बनने वाला था। 101 इसमें क्या है बताइए तो, ये नहीं बना था ये 101 नंबर, अब नंबर कम आता है, कैसे कम आता है। हकीम क्रिस्टो गणेश 3 गो व्यक्ति है, ठीक है ना, हकीम क्रिस्टो गणेश 3 गो व्यक्ति, 3:5:5:7 है। गणेश को हकीम से, देखिए गणेश वाला कौन सा है, हई गणेश हो गया, पहला वाला हकीम हो गया, ये दोनों के बीच में अंतर कितना है तो कहिएगा 4, यही 4 आपको दिया हुआ कितना है, ठीक है जाइए। अब देखिए 4 का मूल्य यदि 684 है तो 1 का मूल्य कम होगा कि बेसी होगा, कम ना होगा, 4 कम 4 काटिए 17 चौके 68 और 4 कम 4। अब देखिए क्रिस्टो का वेतन पूछा, यानी बीच वाला का वेतन पूछा, यानी ये 5 पूछा है, तो बताइए 1 का यदि 171 तब 5 का कम कि बेसी, बेसी ना होगा, बेसी करने क्या करते गुना, 5 से काटिए 5 कम 5 17 5 85, 855 रुपया आ गया। आपका आंसर जो है 101 का सी नंबर हो गया। इतना इजी सवाल नहीं बनाइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इतना इजी से सवाल नहीं बनाइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ये सब सवाल को एकदम रट लीजिएगा, एकदम सवाल को जो है 3-3 बार 4-4 बार बनाइएगा घर में बैठ करके, देखिएगा कैसे कोई सवाल आपसे भागता है। समझ गए, क्वेश्चन को जो एकदम रट लेना है, जितना सवाल अभी आपको बताया जा रहा है। 101 के बाद है 102 नंबर।
102 नंबर का सवाल देखिए, 102 नंबर का सवाल भी कुछ नहीं है इसमें। 102 नंबर में देखिए 109 नोटबुक है, 109 को जो है वो नोटबुक है, उसका औसत वजन कितना दिया हुआ 10.9। तो यहाँ से आपको पता चलेगा टोटल कितना, कुल का वजन क्या होता है, टोटल संख्या गुना ये ना होता है। हम आपको बताए हैं एगो नंबर एवरेज टोटल, नंबर एवरेज गुना करेंगे तो टोटल नहीं मिलेगा आपको, नंबर गुना एवरेज बराबर टोटल होता है। इसको गुना कर दीजिए, देखिए 109 गुना 109 बताया हुआ चीज़ बहुत बार, इसका स्क्वायर कितना होता है 9 9 81, इसमें जोड़ दीजिए 118, एक को दशमलव एक अंक के बाद दशमलव। अब पूछा है कि जब एक नया नोटबुक बॉक्स में जोड़ा जाता है, यानी कि 109 से कितना हो गया अब 110, तो औसत कह रहा है कि अब इसका औसत कितना हो जाएगा 11 हो जाता है। 11 गुना 11 कितना होता है 121 होता है, 121। उसके बाद फिर एगो शून्य आरो। अब देखिए पूछ रहा था कि नए नोटबुक का वजन बताइए, नए नोटबुक का वजन पूछ रहा है। नए नोटबुक का वजन का मतलब क्या, इसमें 110 था, इसमें 109, 110 में से 109 को घटा देंगे तो नया वाला नहीं मिल जाएगा। तो ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला जो है यानी कि 1210, इसमें से घटा दीजिए किसको 1188.1, इसको घटाइए, 10 में से 1 गया कितना 9, 9 में से 8 गया 1, उसके बाद फिर 10 में से 8 गया 2, 0 0, कितने अनुसार गया 21.9। बना थे सवाल, झूठे बोल रहा एक गलत बात है। आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते थे, इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते थे। कैसे देखिए, इसको आप दूसरा तरीका देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इसका दूसरा तरीका देख लीजिए। एगो बढ़ने से कितना बढ़ गया, तो कहेंगे 0.1 बढ़ गया, 0.1 बढ़ गया, यानी कि वो कितना ज़्यादा लाया था, तो 110 लोगों को इतना ज़्यादा मिल गया, इससे 0.11 ख़त्म, यानी 11 ज़्यादा लाया था। 10.9 में आप इसको जोड़ दीजिए तो आपका 0.9 21.9 यहाँ से आंसर आ गया। ये जो मेथड है ये काफ़ी बेहतरीन है, आपका कैलकुलेशन कितने ज़्यादा हो गया इस सब कैलकुलेशन से बचाता है। हालांकि जब आपको एवरेज चैप्टर बताया गया था तो इसको खूब बढ़िया से बताया गया, ऐसा बात नहीं कि नया चीज़ है कोनो। आ रहा बात समझ में, नया चीज़ है क्या, नहीं बताया हुआ चीज़ है, सब बहुत बड़ा बताया गया है। अब देखिए 103 नंबर का सवाल, 103 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, 80 में से आपको कितना आ रहा है 76, 100 में से कितना आ रहा है 94 आ रहा है, फिर देखिए 70 में से कितना आ रहा है 50 आ रहा है, फिर 50 में से कितना आ रहा है 47 आ रहा है। उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक प्रतिशत कितना था, देखिए प्राप्तांक पूछा है, प्राप्तांक तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत पूछा है, तो कुल प्राप्तांक कितना, इसी को जोड़ दीजिएगा 6 4 10 7 17 के साथ, बाकी 1 8 9 8 17 17 5 22 4 26। टोटल कितना तो 100 180 180 70 250 300। इसी को हम लोग प्रतिशत बदल देते हैं 100 से गुना करके, 2 शून्य ख़त्म, 3 8 24 और 2 3 9 27, कितना हो गया आपका परसेंटेज 89%। कितना आ गया 89%। 103 का जो है आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 103 जो है आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रहने दें यहीं पर। 8% वार्षिक ये दर है साधारण ब्याज के तहत 6400 रुपया का निवेश किया जाता है यदि 5 वर्ष बाद की राशि निकाल ली जाती है, और कुल राशि 5 वर्ष के बाद की राशि निकाल ली जाती है। अब सोचिए कि 6400 रुपया है, 6400 रुपया है, और ये जो है किस रेट से आगे बढ़ेगा 8%, और टाइम जो है 5 वर्ष। इस हिसाब से 5 वर्ष के बाद ये राशि कितना हो जाएगा, यानी कि आपको ए कह रहा है, तो ए निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग SI निकाल लेते हैं। क्या होता है PRT में 100, P कितना है आपके 6400, R कितना है 8 और T कितना 5, इसमें 100 से भाग कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा ये 45, उसके बाद फिर 24 256 2560, ये आपको SI निकल गया, ये ना, ये आपको SI निकल, साधारण ब्याज का यही ना सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT/100, यहाँ से आपका SI निकल गया। तो यहाँ से बताइए आपका ए यानी कि मूलधन कितना होगा, तो आप मूलधन कितना है 6400, उसके बाद इसमें SI कितना है 2560, इसको आप जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या निकल गया मूलधन, जोड़िए 6 5 4 9 6 2 8,
ये आपका टोटल 5 साल के बाद वही 6400 रुपये कितना हो गया, 8960 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। कुल राशि कह रहे कि शेष राशि बताइए। अब सोचिए, आधा यदि आप शेयर बाजार में लगा दिए या फिर आधा आप खर्चा कर दिए तो आपको आधे ना बचा। तो वही कह रहे कि यदि आधा आप खर्चा कर दिए तो आपको आधा बचा। ये यहाँ पर आधा कर दीजिएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16 0, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4480। आप ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 104 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस सवाल में हम लोग कुछ नहीं किए, केवल और केवल सवाल को आपको समझना था कि कोई 8% के रेट पर 6400 रुपये निवेश किया जाता है और वो 5 वर्ष के बाद पूरी राशि निकाल ली जाती है। अर्थात तो वो 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, 2560। ये हमको ब्याज मिलेगा। ब्याज ये मिला, इतना रुपया लगा तो टोटल मिला के आपको कितना, 8960 रुपये। अब करे कि आधा इस शेयर बाजार में लगा दिया तो बचा कितना, आधे ना बचा। आधा का मैंने 4480 रुपये इसको बचा। लगाया कितना, तो वही 4480 रुपये लगाया था। उसके बाद बचा कितना, तो वही 4480 रुपये बचा। कहे कि आधा ना बात कर रहा है। मान लीजिए 10 रुपये आपके पास है, या आधा आप खर्च कर दिए तो 5 रुपया खर्च कर दिए, क्योंकि बचा कितना, तो 5 रुपया। आधा का मैंने ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका 105 नंबर। 105 नंबर का सवाल आप लोगों से बनना चाहिए था। ये हॉस्टल से कॉलेज, ये सवाल जो है आपका 4 जोड़ी समय वाला सवाल है, जिसमें कि आपको पता है क्या कह रहा है कि 65-75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जब आप चलते हैं ना, तो आप 15 मिनट देरी से पहुंचते हैं। वहीं पर जब आप 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलते हैं तो 15 मिनट जल्दी से पहुंचते तो आप 15 मिनट पहले पहुंचते हैं। देरी पहले वाला है। और ऐसी स्थिति में आपको जो है, आपको दूरी पूछ रहा था। दूरी क्या होता है, चालों का गुणनफल। आपको बताया गया है क्या, चालों का गुणनफल और फिर चालों गुणनफल बटे चालों का अंतर, है ना, चालों का अंतर और फिर गुना में समय का अंतर। ये आपको खूब बढ़िया से बताया गया। ये सब सवाल को छोड़ दीजिएगा तो नंबर आपका यही गड़बड़ाता है। चालों गुणनफल मतलब 75 गुना 150। चालों घटाइए, यानी कि 150 में से 75 को घटाइए। आपको याद रहना चाहिए 75 गुना 150। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि देखिए जब अलग अलग रहेगा, ये देरी पहले दोनों अलग अलग जब रहे तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब ये मिनट है तो इसको घंटा में बदल देते हैं। 75 से 75 को काटिए, 30 से कम 30 से 2 बार में 2 एक कम 2, तो 75 कितना किलोमीटर हो गया। 75 दोनों के बीच की दूरी जो थी वो 75 किलोमीटर। इस हिसाब से आपका आंसर जो है 105 का सी नंबर हो जाएगा। 105 का आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बात है ना समझ में। इस टाइप के सवाल में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूरी बराबर क्या है, चालों गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। चालों गुणनफल अर्थात कि आप पहले किस साल से चल रहे थे, बाद में किस साल से चल रहे थे। पहले जिस साल से चल रहे थे कि आपको देरी हुआ या क्या हुआ। जब भी हम लोग देखते हैं अलग अलग, यहाँ देरी पहले था ना, दोनों अलग अलग था ना, इसलिए यहाँ पर हम जोड़े। अगर दोनों पहले रहता तो दोनों में घटाते, देरी रहता तो घटाते। नहीं समझ में आया। जब देरी रहता दोनों में सेम बात रहेगा तो घटाएंगे, दोनों में अलग अलग बात रहेगा तब उसको जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट सवाल है आपका 106 नंबर। 106 नंबर का सवाल भी देख लीजिए। ये भी सवाल आप लोगों से बनना चाहिए था। आप कहिएगा कि आप जो पढ़ाया जाता है क्या वो एग्जाम में नहीं पूछता, क्या वही पूछ नहीं रहा है क्या। 105 नंबर का सवाल पूछा हुआ डायरेक्ट सवाल है। 106 नंबर का सवाल बिल्कुल बनना चाहिए था आप लोगों से। देखिए विक्की और राकेश, 2 व्यक्ति है विक्की और राकेश। कह रहा है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 किलोमीटर, यानी कि दोनों वही दूरी तय कर रहा है। आप कह सकते हैं कि दूरी दोनों के लिए फिक्स है। वही बात है, 1000 किलोमीटर विक्की भी चलेगा, 1000 किलोमीटर राकेश भी चलेगा। दोनों के समय का अनुपात दिया हुआ। हम आपको बताएंगे जब दूरी फिक्स हो तो उसके चाल का जो अनुपात होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताया कि नहीं बताया। चाल और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जब दूरी फिक्स रहेगा तो क्या होगा, चाल और समय दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है। T2 अर्थात 41 को ऊपर लिख दीजिए और T1 अर्थात 43 को नीचे लिख दीजिए। यही तो आपसे पूछ रहा था। V1 बटे V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 अनुपात 43। आंसर कितना हो जाएगा, 106 का ए नंबर। ऐसे सवाल में आपको केवल क्या याद रखना चाहिए कि ये इस सवाल में आपको कलम भी लगाने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे, दूरी फिक्स है, विक्की चले या राकेश चले, दोनों 1000 किलोमीटर ही चल रहा है, अर्थात दूरी यहाँ पर फिक्स है। जब दूरी फिक्स हो तो ऐसी स्थिति में चाल का जो अनुपात होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चाल का अनुपात पूछा था ना तो समय को उलट देंगे। चाल पूछा था ना तो समय को उलट देंगे। 43-41 कहा था तो 43-41 को 41-41 बोल देंगे। सीधा आपका आंसर आ गया। फिर कर देखिए 107 नंबर।
107 नंबर में ये कहा जा रहा है कक्षा में छात्रों को समान रूप से 936 मोबाइल वितरित किए जा सकते हैं। मतलब कितने छात्रों को समान रूप से इसमें वितरित किए जा सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको 936 का आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसमें कितना 2 है, कितना कुछ कितना, ये सब निकालना। दूसरा तरीका है कि 936 में किससे भाग ले। देखिए 20 से लगेगा, एक गो सुनना है, 936 में कहीं सुनना नहीं, भाग नहीं लगेगा। 14 से भाग लगेगा क्या? 2 से तो लग जाएगा, लेकिन 7 से लगेगा क्या? 7 से नहीं लग पाएगा। 13 7 91, 2 बच जाएगा, 26 में 7 से भाग नहीं लगता है। 16 से भाग लगेगा। देखिए 16 7 ना, 16 छके भी 16 पचे जाइए, 16 पचे 80, 80 के बाद आपको उधर कितना बच जाता है? 136 नहीं बच जाएगा। 136 में भाग लगेगी, 16 से कभी लगे कि एक ट्रेन को 238 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लगता है। अर्थात 238 मीटर लंबाई जो है, ये पुल का भी लंबाई और अपना भी तो कोई लंबाई होगा, इसको पार करने में जो इसका समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है? 29 सेकंड का समय लग रहा है। फिर एक साइन बोर्ड को पार करने में एक ही यही ट्रेन को जो 15 सेकंड, यानी कि अपना ही लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है? 15 सेकंड। दोनों को यदि घटाइएगा तो आपको पता है कि 238 मीटर घट जाएगा, ये एल खत्म ना हो जाएगा। कितना समय लग जाएगा? 9 में से 5 गया 4, 4 में से गया 3। देखिए 238 मीटर को पार करने में इसको कितना समय लग रहा है? 34 सेकंड। तो यहाँ से आप इसका जो है चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। 238 में आप 34 से भाग लगाइए, क्या बार में लग जाएगा? ये 34 7 बार में, ये 7 बार में इसका खत्म हो जाएगा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा वो उसका स्पीड था, और खुद उसकी लंबाई को चलने में कितना समय लगा है? 15 सेकंड का समय लगा हुआ। अब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो उसका लंबाई मिल जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये आपका ज़्यादा है तो आप इसको कम करना पड़ेगा ना। अरे मीटर प्रति सेकंड है ना, ज़्यादा ना है, ये खुद मीटर प्रति सेकंडे में है, नहीं समझे? खुद मीटर प्रति सेकंड में है, इसको अब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाल आ गया, अपना लंबाई को तय करने में समय आ गया, तो यहाँ दूरी भी तो निकाल लीजिएगा। दूरी कितना? उसी की लंबाई ही ना होगा। 15 गुना 7, 15 गुना 7, 15 7 105 मीटर, यानी कि ये जो है 105 मीटर उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 110 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 111 नंबर। क्यूबॉइड की ऊंचाई दिया हुआ है। क्यूबॉइड का मैंने वही घन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? घन की बात कर रहा है। जैसे समझ लीजिए कि ये एक तरह से आपका घन है। घन को समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लिए ना कि जैसे आपका रहता है लूडो का जो छक्का जो रहता है, जिसको छक्के ना बोलते हैं, जनरली भाषा में छक्के बोल देते हैं, वही आपका ये घन है। इस घन से बना जा रहा है घनाभ। घनाभ का मैंने बुझ जाइए ईटा। ईटा कैसा है? घनाभ के आकार में है। ईटा कैसा में है? घनाभ के आकार में। तो कह रहा है कि इसका जो घन जो दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर का घन है ये, अर्थात घन की सभी भुजा बराबर। ये 19, ये 19, ये 19, सब 19 19 19। क्यूबॉइड की लंबाई भुजा की लंबाई के बराबर है, अर्थात ये 19 है तो इसकी जो लंबाई है ये भी 19 से है। कह रहा है कि चौड़ाई जो है 9.5 है, ये जो है 9.5। कह रहा है कि ऊंचाई बताइए क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। इसकी जो है ऊंचाई के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ये पूछा जा रहा है क्या होगा। अब देखिए इसी से ये बना हुआ है, इससे ये बना, दोनों का जो है आयतन बराबर होगा। जितना वॉल्यूम इसका होगा, मान लीजिए V1 उसका V2 कह दीजिए, दोनों आपस में बराबर होगा। तब किसी भी घन या घनाभ का जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब देखिए लंबाई कितना है? 19, चौड़ाई कितना है? 19, ऊंचाई कितना है कहिएगा? 19। इसका वॉल्यूम कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है? 19, चौड़ाई कितना है? 9.5, ऊंचाई कितना है? ये तो हमको निकालना है। 19 19 कट जाएगा। फिर देखिए दशमलव को हटाइएगा तो नीचे 1 शून्य आएगा। 19 से 19 5 95 हो जाएगा। 5 से एक बार में कर, 5 से दो बार में काट दीजिए। अब कोना कोनी गुना हो जाएगा। ये एच बेचारा अकेले रह जाएगा, क्या रह जाएगा? अकेले। एच बराबर 19 दूनी 38, 38 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या समझे? आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 नंबर में। थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको आप लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो भी करेगा। यहाँ 421 लिखा हुआ है, इसमें अनुगामी शून्य की संख्या पूछा जा रहा है। 112 में है ना पूछा जा रहा है। 421 है, इसमें अनुगामी शून्य की संख्या पूछा जा रहा है। हालांकि इस सवाल में थोड़ा सा और
यहाँ पर फैक्टोरियल का साइन देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए शून्य कब बनता है, एगो 2 एगो 5 मिल जाए तो शून्य बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 2 को 2 ले लीजिए और 2 को 5 ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पर 2 को शून्य मिलेगा, 25 पचे 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100, देख रहे हैं। अगर एगो 5 लिए एगो 2 लिए तो एगो शून्य, और 2 को 2 2 को 5 तो क्या को 2 को शून्य। अब देखिए अर्थात आप समझिए कि शून्य तभी बनेगा जब एगो 5 एगो 2 मिलेगा। 2 जो है जल्दी मिलना शुरू हो जाता है ना, 1 2 3 4 5, कौन पहले मिलना शुरू होगा, 2। तो हम 2 नहीं निकालेंगे, हम 5 ज्ञात कर लेंगे। 521 में हम लोग 5 ज्ञात करेंगे। इसमें 5 क्या हुआ, 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, उसके बाद फिर 5 चौके 20, फिर इसमें 5 से भाग लगाएंगे, 5 से 16 पचे 80, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 से 15। आप इन सबको जोड़ देते ही आपका आंसर आ जाता है। 6 4 10 3 13 के 3 बाकी 1 8 1 9 1 10। आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 103 112 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब कभी भी इस तरह का सवाल आए कि इतना गो में बताइए शून्य की संख्या क्या होगा, मान लीजिए हमको पूछ लेता है कि 50 तक में शून्य की संख्या बताइए, कितना तक में, 50 तक में कहता शून्य की संख्या, तो हम 5 से भाग कर देते, 10 पचे 50, 5 से भाग कर देते 2 हो गया। अब कितना शून्य की संख्या आ जाता हमारा, 12, 10 प्लस 2 12, ये समझे। हाँ, टोटल यहाँ जो आएगा उसको हम लोग जोड़ देते हैं ना। मान लीजिए हमको कहता कि मान लीजिए 100 कहता है, बताइए 100 तक में शून्य की संख्या बताइए, तो 100 तक में हम 5 निकाल लेंगे। 5 किससे निकालेंगे, 20 पंचे 100, फिर 5 से भाग लेंगे, 5 चौके 20, अब और 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 20 + 4 कर दीजिए, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24। 100 तक में शून्य की संख्या कितना होगा, 24 हो जाएगा। फिर देखो 113 नंबर का सवाल पूछ रहा है। 113 नंबर का सवाल में क्या कर रहा है, 12 पूछा है, 34 245 बटे 45 गुना 12। अब देखिए यहाँ पर आप काट सकते हैं, देखिए आप 9 4 3 7 2 9, ठीक है 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 चौके 36 ने 9 तिया 27, 7 9 8 72, 0 9 पचे 45, 5 से फिर काटिए, 5 5 7 35, 3 5 6 30, 5 1 5, 12 से गुना करिए, 12 एकम 12 के 2 बाकी 1, बरछा के 72, बरछा के 72 1, 73 के 3 बाकी 7, बरछा 84 84 7 91 91 132। आपका आंसर हो जाएगा 118 का बी नंबर आंसर। नहीं समझ में आ रहा है, 118 का बी। सवाल कुछ भी नहीं, देखने में कितना लंबा चौड़ा, बाबे कैसे बनेगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। एग्जाम में जब कभी इस तरह का सवाल आए तो एक बार हिंदी में पढ़ना है, एक बार इंग्लिश में पढ़ना है। इंग्लिश आपको आसान बुझाएगा, देखिएगा। इंग्लिश को उतना घुमा फिरा नहीं सकता है जितना हिंदी को घुमा देता है, एकदम टेंगड़ी केकरो टिक केकरो दूसरे टिक में बांध देता है। 119 नंबर का सवाल देख लीजिए। 119 नंबर का सवाल हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, ये सवाल आप लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। देखिए 12 पर पावर 4 है, इसका स्क्वायर है, गुना में 1/1728 है, इसका स्क्वायर है, गुना में 12 है, प्लस में 24 है। अब देखिए यहाँ से आप देख लीजिए एगो चीज़, 12 पर पावर 4 को क्या 12 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर ये देखिए 1728 है, इसका स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही, सब कुछ को वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या ये 12 का क्यूब 1728 होता है, नहीं याद है तो याद करिए, ठीक है ना। और उसके बाद 2 जो है इसके साथ भी इसके साथ भी, चलिए अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग हो गया। अब 1728 का स्क्वायर देखिए, तो क्या दोनों में ऊपर नीचे वही सेम बात है। इसको ख़त्म काट सकते हैं, गुना में 12 प्लस में 24। अब देखिए यहाँ पर क्या गो 12 2 गो, यहाँ पर क्या गो 12 1 गो, दोनों गुने में ना है, जुट जाएगा, 12 का 3 हो जाएगा, प्लस में 24। 12 का क्यूब तुरंत बताएं कितना होगा, 1728। 1728 में आप 24 को जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2 बाकी 1 2 2 4 1 5, 7 का 7 रहने दीजिए, 1 का 1 रहने दीजिए। कितना आंसर आ गया आपका, 1752। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 113 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट, दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अंक के रूप में जोड़ा, फिर यह बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य पर सामान 40% का छूट कर देता है, फिर समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये सवाल आप लोगों से नहीं बना था क्या, सवाल बनने वाला नहीं था, सवाल में कुछ भी नहीं है। देखिए ये सवाल में कुछ भी नहीं, लाभ हानि पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों से बनता नहीं है। क्या कह रहा है कि पहले ये 40% जोड़ देता है और दूसरा में 40% घटा देता है। क्या ये तरीका हम नहीं बताए हुए हैं कैसे बनेगा,
एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, फिर माइनस AB बटे 100 बताए हुए हैं। बस प्लस 40 माइनस 40 प्लस माइनस माइनस 40 गुना 40 बटे में 100, ये दोनों खत्म हो जाएगा। और उसका दो गो शून्य यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्या है -16%, अर्थात 16% का उसको क्या हुआ, हानि हुआ है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 114 का जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, 115 नंबर का सवाल कह रहा है कि जब किसी संख्या को मान लीजिए x को 114 से भाग किया जाता है ना, तो वह शेष बचती है 14 की संख्या क्या होगी। देखिए सवाल को जो है ना उल्टा पुल्टा करके रख देता है, भाषा थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा है, आपको समझने में दिक्कत आया होगा, हम बुझ रहे हैं इस बात को कि कोई संख्या उसमें 114 से भाग किया जा रहा है ना, तो कह रहा है कि शेषफल जो है ना 14 आ रहा है। ठीक है, संख्या में 114 से भाग किया शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब कह रहा है कि जब उसी संख्या को यानी कि जब उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाता है, जब उसी संख्या को यानी x को ही जब 19 से भाग किया जाता है, तो पूछ रहा है कि तो उस समय शेषफल क्या होगा। अब देखिए 19 से 114 में भाग लग रहा है क्या, 19 छके 114 लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भाग नहीं देंगे, इसमें किसी में भाग नहीं देना, इसका जो शेषफल बचा था ना पहले के बाद शेषफल बचा था, इसी में भाग कर देना। बताइए तो 19 से इसमें भाग लगेगा, एक बार में तो नहीं लगेगा, 0 बार में लगाइए, शेषफल कितना आया 14। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 14, यानी ये हो जाएगा आपका 115 का बी नंबर। ये समझ में आ रहा है, 115 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यही काम करना है। मान लीजिए आपको कभी कहेगा, कि किसी कोई संख्या है, उसमें किसी संख्या से भाग करने पर शेषफल 5 आ रहा है, तो ये देखेंगे कि इससे इसमें भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि लग रहा है तभी सवाल बनेगा, यदि नहीं लग रहा है तो कहीं अज्ञात नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं, इस टाइप का सवाल जो आपके एग्जाम में देता है, बहुत ही आसान है, सब सवाल में कुछ है ये नहीं है। 116 नंबर का सवाल देख लीजिए, 1863 की दर से उत्पाद बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। देखिए 12.5% का मतलब हम आपको बताएं 1/8 होता है, लाभ कमा रहा है, यानी कि वो था कितना 8 रुपया में, लाभ कितना का यानी प्रॉफिट कितना 1 रुपया का, यानी आप उसको बेचे कितना में है 9 रुपया में। नहीं आ रहा समझ में। अब 9 रुपया में आप बेचे हैं, यही 9 जो है आपको कितना दिया 1863, 1 बराबर 9 दूनी 18, 0 9 7 63। पूछ रहा है उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर वह राशि कहते हैं जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर। लागत मूल्य 8 है ना, है 8 हम निकाल लेते हैं इसका 201 कलम का दाम यदि 270, 8 कलम का दाम कितना ज़्यादा ना, 8 से गुना कर देंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16। अब कह रहे हैं कि ये नहीं चाहिए हमको, इसका आधा कर रहा है ना, आधा के बराबर, तो इसका मन क्या, इसको आधा कर दीजिए, 2 8 16 फिर 28, 2 8 16 56 का आधा 28, आपका आंसर कितना हो गया 828, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, 116 का डी नंबर आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इधर जो बचा हुआ है 117 नंबर का सवाल। 117 नंबर का सवाल जो है कुछ भी नहीं है, काहे कि देखिए परिधि पूछ रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सी को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं। सी क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब सोचिए कि आर को जितना बढ़ाइएगा उतना ही आपका परिधि बढ़ेगा, समझ ना, आर को जितना बढ़ाइएगा, त्रिज्या को जितना बढ़ाइएगा उतना ही आपका परिधि भी बढ़ता है। काहे कि देखिए इस आर को देखिए, इस आर को देख लीजिए, ये अकेला है, यो अकेला, यो अकेले है ना, ये भी अकेले ना है, जितना इसको बढ़ाइएगा उतना ही यो बढ़ेगा, दोनों में कोई अंतर ना। अब क्या कर रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को 13 गुना, इसको जो है क्या कर रहा है 13 गुना कर दीजिए, भाई 13 गुना इसको कर देगा तो ये भी कितना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। अरे समझे, दोनों में यही समानता है कि दोनों साथ सी बराबर क्या, तो 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर को यदि 13 गुना कर दीजिएगा तो परिधि भी कितना हो जाएगा 13 गुना। मान लीजिए कहता है कि आर को त्रिज्या को 14 गुना, तो त्रिज्या परिधि भी कितना 14 गुना। जितना मान लीजिए इसको कहें 100 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 गुना, ये 50 गुना तो ये भी 50 गुना, इसको ये 150 गुना तो ये भी 150 गुना, बराबर को होता है। कहे कि देख रहे हैं इस पर भी एक पावर, इस पर भी एक पावर, अगर अलग अलग पावर रहेगा तब फिर चेंज होगा, सेम पावर है, इसलिए ये 13 गुना तो ये भी 13 गुना। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, आपका 118 नंबर का सवाल है। मार्टिन जो है अपनी सैलरी का 13% जो है चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन में देता है। फिर देखिए बाद में परसेंट लगा देंगे 13%। फिर देखिए 12% जो है वो अनाथालय में देता है। फिर 14% जो फिजिकल चाइल्ड
चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन देता है, 16% अपनी शेयरिंग मेडिकल हेल्प के लिए फाउंडेशन को देता है, 16% देता है। इस हिसाब से वो टोटल कितना दान देता है, 6 4 10, 5 15 के 5, बाकी 1 2 3 4 5, 55%। देखिए शेष राशि 3445 का वेतन मासिक खर्चों के लिए बैंक में जमा किया जाता है। अनाथालय, देखिए ये इतना रुपया वो खर्च कर देते, बचा कितना, 100 में से 55 घटाइए 45 है ना बचा, 100 में से 55 घटा दीजिए 45 से बचा, यही आपका दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है, 34,245 रुपया। तो बताइए 45 कलम का दाम इतना रुपया, तो एक कलम का दाम कम की बेसी, तो कहिए कम है ना, कम करने के लिए क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, लीजिए भाग कर दीजिए। हमसे क्या पूछा था कि अनाथालय को दान में दी गई राशि, और अनाथालय में दान में दी गई राशि कितना है, 12%, अर्थात यहाँ आपसे केवल 119 क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना है, 2 वर्ष कह रहा है। और क्या कह रहा है कि SI और CI इन दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये ना कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इस दोनों का अंतर कितना है, आप कहिएगा 52। आप इसी को कह दीजिए क्या सूत्र में से, D2 कह दीजिए, क्या कह देंगे, D2। और फिर आगे कह रहा है रेट जो है कितना रहा है, 4%। यहाँ पर आपको सूत्र एगो याद रखना पड़ेगा, D2 = P × R/100 T ना 2 कहिए, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। बराबर समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है P × R/100 देखिए दोनों का अंतर कितना, डी का मतलब डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना है, 52। PN आपसे पूछा है, R कितना है, 4/100, इसका स्क्वायर। अब देखिए 52 को 52 रहने दीजिए, P को P रहने दीजिए, 4 का स्क्वायर, रुक जाइए, 4 एकम 4 काटिए, यहाँ से 4 से 25 बार में काटिए, कोई दिक्कत। अब 25 को क्या बार लिख दीजिएगा नीचे में, 2 बार, 25 × 25। अब देखिए P बराबर 52 को आप गुना कर दीजिए 625 से, यार समझ रहे हैं, 625 का 52 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, पहले 5 से गुना कर दीजिए, 25 5 125, 135 1 31, फिर आप इसको 2 से गुना कर दीजिए तो आपको आप इसको 2 से गुना कर दीजिए, 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, आप इसको 0 0 5 2 32,500, 32,500 आपका आंसर जो है 119 का B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक तो हो गया कि आप 625 × 52 कर सकते हैं, देखिए हम क्या किए हैं यहाँ पर 625 × 52, ये भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, 625 × 52 का आप बांट दीजिए 50 + 2 में। हम जो है यहाँ पर यही तरीका अपना है, ये वाला थोड़ा सा आसान का होता है, समय आपको कम लगेगा। फिर देखिए 120 नंबर का सवाल, 120 नंबर का सवाल नहीं बनना चाहिए था, क्या आप लोगों से बनाए थे कि नहीं बनाए थे, 120 नंबर का सवाल में कुछ नहीं था, ये सब सवाल कई बार आप लोगों को बताया गया है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत होता है। ऐसा सवाल जब कभी दोबारा आए तो ज़रूर बनाइएगा। देखिए क्या कहा, आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई 11% वृद्धि की कमी होनी चाहिए, भाषा ही गड़बड़ा देता है ना, यही गड़बड़ा, एक बार वृद्धि कर रहा है एक बार कमी कर रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ये एक बार वृद्धि कर रहा है एक बार कमी कर रहा है। देखिए 11 वृद्धि किया, 11 का कमी किया, तो फिर वही बात प्लस माइनस माइनस, 11 × 11 बट्टे में 100, प्लस माइनस खत्म, ये कितना हो जाएगा 121, नीचे में 100, क्या कह रहे हैं 1.21% की क्या कमी, इस हिसाब से आप कह पाइएगा ऑप्शन नंबर 120 का B नंबर, ठीक है ना, 120 का B नंबर। हालांकि इसमें भाषा को जो है बहुत उटपटांग तरीके से कर दिया गया है, सवाल को यदि पढ़िएगा तो आपको तो क्लियर ही नहीं होगा, क्या कि कह रहा है 11% और 11% वृद्धि की कमी होनी चाहिए, ये कह रहा है कि एक में वृद्धि दूसरे में कमी होनी चाहिए। थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है ठीक से नहीं किया, इसी वजह से दिक्कत है, ठीक है।